उनकी बस पिकअप करने के लिए आने वाली है, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग इंटरनेट। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6:45 और मैं वेट कर रहा हूँ अपने हॉस्टल के बाहर पिकअप का। मैंने टूर बुक किया है, होल डे टूर टू ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप एज वेल एज दी सॉल्ट माइंस। यूजुअली ये दोनों टूर्स अलग अलग होते हैं, पर मुझे कल एक कंपनी मिली जो ये दोनों एक ही दिन में कराती है। क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है तो मैंने वो टूर पिक कर लिया। तो उनकी बस पिकअप करने के लिए आने वाली है, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, बट अभी तक कोई अता पता है नहीं। ये ड्राइवर और एक स्मॉल कार है जो पिकअप कार है, इससे सबको ट्रांसफर करेंगे बिग कार में। ये हमारी बड़ी बस है, इस कंपनी का नाम है मिस्टर शटल। अगर आप आ रहे हैं और वनडे में दोनों कवर करना चाहते हैं, ये कंपनी है जो ये सहूलियत प्रोवाइड करती है। इस टूर का प्राइस है करीब 70 यूरो, यानी कि करीब 5600 रुपये। एंड इसमें लंच इंक्लूडेड है, सारे एंट्री प्राइसेस इंक्लूडेड हैं, गाइडेड टूर यानी कि गाइड की फी भी इंक्लूडेड है एंड ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड है। ये 12 घंटे का टूर है जिसमें हम पहले ऑश्विट्ज जाएंगे और फिर सॉल्ट माइन। बस में ऑश्विट्ज में हुए अत्याचारों पर एक मूवी चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे ऑश्विट्ज में लोगों को तरह तरह से मारा गया और वो जब तक जिंदा रहे उनकी जिंदगी कैसे मौत से भी ज्यादा बदतर थी। हम लोग फाइनली ऑश्विट्ज पहुंच गए हैं। मैं इससे पहले भी एक कंसंट्रेशन कैंप में जर्मनी में कई साल पहले जा चुका हूँ, बट ये ऑश्विट्ज सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुए थे। टोटल मिलाकर के 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख लोगों ने यहाँ पर अपनी जान दी थी। हवा यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रही है और बहुत ठंड लग रही है। तो मैं आपको कैंप के बारे में बता रहा था। जो हिटलर था यानी कि नाजी पार्टी जो थी जर्मनी की, वो सख्त नफरत करते थे जूस से, बिकॉज उनका कहना ये था कि जो भी जर्मनी की प्रॉब्लम, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया था और उसके बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा वॉर कॉस्ट पे करनी पड़ी थी बाकी कंट्रीज़ को और उस कारण उनकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर हिटलर आए और उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। आज ऑश्विट्ज एक एजुकेशनल साइट की तरह है, बहुत सारे स्कूल ग्रोथ, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत तरीके का भेदभाव हर जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। आज भी रिलीजन, रेस, एथनिसिटी के बेसिस पे लोगों को अलग किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, मारा भी जाता है। तो आई थिंक फिजिकल गाइड भी रहेंगे एंड ये ऑडियो गाइड भी दे दिए हमें। ये कैंप की मेन एंट्रेंस है। ऑश्विट्ज इतना बड़ा है कि इसमें 6000 फुटबॉल फील्ड समा सकती हैं और सारी बिल्डिंग्स को देखना एक पूरे दिन में भी संभव नहीं है। इसीलिए हमारे गाइड हमें कुछ गिनी चुनी बिल्डिंग में ही लेके गए ताकि हम कैंप के इनमेट्स की लाइफ को बेहतर तरीके से समझ सकें और उनके इमोशनल और फिजिकल पेन को महसूस कर सकें। ऐसे ढेरों जूते, कपड़े और बाकी पर्सनल बिलोंगिंग्स तब मिले जब इस कैंप को यूएसएसआर की रेड आर्मी ने 27 जनवरी 1945 को लिबरेट कराया। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. यहाँ आने वाला शख्स अगर गोली से बच जाए तो तकरीबन 6 महीने में माल न्यूट्रिशन और बीमारियों के कारण मर जाता था। रिस्पेक्टेबल ब्यूरियल तो बहुत दूर की बात है, लाशों के ढेर को गड्ढे में फेंक के सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। रात को इन फेंसेस में करंट दौड़ता था और गार्ड्स हर स्ट्रेटेजिक ठिकाने पे तैनात होते थे जो सर्च लाइट से पूरे कैंप पे निगरानी रखते थे। ये वो गैस चैम्बर्स हैं जहां बीमारों, बुढ़ों और कुछ औरतों और बच्चों को भी
कैंप में लाते ही मारने के लिए भेज दिया जाता था। स्नान के नाम पे गैस चैम्बर में भेज के दरवाजा बंद कर दिया जाता था और पानी की जगह निकलती थी जहरीली ज़ाइक्लोन डी गैस, जो चंद सेकंड में सौयों लोगों को दर्दनाक मौत देती थी। मृतकों की डायरीज और सर्वाइवर्स के अकाउंट से ही ऑशविट्ज की रियलिटी का पता चल सका था और मिसिंग डेड्स की आइडेंटिफिकेशन और उन्हें मारने वाले कल्प्रिट्स को अपने वॉर क्राइम्स की सजा मिल पाई थी। जो ऑशविट्ज से जिंदा निकल पाए, उन्हें बस उनकी जीवन के प्रति पॉजिटिविटी और विल पावर ने ही जीवित रखा था। जो इनमेट्स यानी कि प्रिजनर्स हुआ करते थे, उनको केवल 2 टॉयलेट ब्रेक्स अलाउड होते थे पूरे दिन में, 19 घंटे तक काम करते थे। कुछ ही मिनटों के लिए वॉशरूम यूज़ करने दिया जाता था और एक बैरक में करीब 1000 के आसपास लोग हुआ करते थे, स्टैक्ड वन ओवर द टॉप ऑफ अदर एक्चुअली। एंड कई बार रात में उन्हें अर्ज होती थी वॉशरूम यूज़ करने की एंड बाहर आना अलाउड नहीं था, दरवाजे बंद होते थे। वो एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर ही मेल कैंप्स थे और बिरकेनाउ में इस तरफ फीमेल कैंप्स थे। ये वो ट्रेन स्टेशन था बिरकेनाउ में जहाँ लोग आते थे पूरे यूरोप से। यहाँ ट्रेन रुकती थी, लोगों को उतारा जाता था और कुछ को ऑशविट्ज ले जाते थे और बाकी लोग यहाँ बिरकेनाउ में रहते थे। लोगों को इस तरीके के मालगाड़ी के डिब्बों में लाया जाता था एंड एक डिब्बों में 80 से 100 लोग होते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कई बार ये जर्नी 2 से 3 दिन की होती थी, कई बार ये जर्नी 2 से 3 वीक्स की भी होती थी। एक्सक्रीशन और सब कुछ इसी में हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन क्या हाइजीनिक कंडीशन होंगी और क्या एनवायरनमेंट होगा। उसमें वो 2-3 वीक यहाँ पर पहुँचने में लगाते थे। अल्टीमेटली अपनी डेथ वो यहाँ पे आके या तो अचीव करते थे या फिर रास्ते में ही बहुत सारे लोग मर जाते थे, पहुँच ही नहीं पाते थे। कैंप पे पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये सारे जो रूइंस दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली गैस चैम्बर्स हुआ करते थे, जिन्हें जर्मन्स ने बिफोर द लिबरेशन ऑफ द कैंप डायनामाइट से उड़ा दिया ताकि कोई भी प्रूफ ऑफ एक्सटर्मिनेशन यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए।